अगेन सभी को नमस्कार और जय हिंद सभी को। ठीक है, कल की क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाकर छोड़ दिया था और आज हमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्या उसकी क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या उसके कार्य हैं, इसके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। लगभग आपने साइंस की 3 क्लासेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चौथे नंबर की क्लास है जिसे आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसे पावर हाउस ऑफ बॉडी या फिर पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कल एक संरचना का नाम डायग्राम नहीं बना हुआ, क्योंकि आपने कल बना लिया। ठीक है, तो एक संरचना के बारे में मैंने कल चर्चा की थी, उंगलीनुमा संरचना। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो आंतरिक या इनर मेम्ब्रेन भाग का या आंतरिक झिल्ली थी, उस आंतरिक झिल्ली में उंगलीनुमा संरचना को किस नाम से हमने लिखा था, वो आपको बताना है। ठीक है, आंतरिक संरचना में जो उंगलीनुमा संरचना थी उसे क्या बोला जाता है, ये जल्दी से आप बताइए मुझे। तो उंगलीनुमा संरचना को आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। सर वॉइस गूंज रही है। अच्छा, वॉइस गूंज तो रही है यहाँ पर स्लो पर है। सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या, आवाज गूंज रही है क्या? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, वैसे माइक स्पीकर लगा हुआ है। सभी के साथ वॉइस का इशू आ रहा है, जल्दी से बताइए मुझे। आवाज गूंज रही है, एक सेकंड का समय दीजिए मुझे। अब नहीं गूंजेगी। ठीक है, मैंने अपने एक सिस्टम में फोन कर रखा है, तो वहां से आवाज गूंज रही है आपकी। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर होगा। चलिए, अभी ऑक्सीफॉर्म बताया किसी ने, ऑक्सीफॉर्म पूछा ही नहीं मैंने, उंगलीनुमा संरचना की बात की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, इस माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलीनुमा संरचना, इस उंगलीनुमा संरचना को हमने कहा था क्रिस्टिया। याद आया? क्रिस्टिया कहा था, क्लियर? इसी क्रिस्टिया से बिंदु रूपी संरचना से चिपकी होती है, उसको हमने कहा था ऑक्सीफॉर्म। यहां तक चीजें क्लियर है? तो क्रिस्टिया उंगलीनुमा संरचना होती है, इसी से चिपके होते हैं ऑक्सीफॉर्म। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। यह ऑक्सीफॉर्म क्या कार्य करता है, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है जो आपका जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, या फिर आप कहें जैसे कि ग्लूकोज जब विखंडित होकर ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब विखंडित होता है, जैसे आप क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद जो आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनता है, वही कार्बोहाइड्रेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में उस ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, यहां पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसे आप ग्लूकोज बोलते हैं, इस ग्लूकोज से ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का क्या होता है, यहाँ पर इससे ऊर्जा बनती है। इस सभी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन, क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। अब बताइए मुझे, श्वसन की क्रिया सेल के किस ऑर्गन में कंप्लीट होती है? या सीधा सा कहें कि श्वसन की क्रिया कहां पर संपादित होती है सेल में, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर श्वसन की क्रिया होती है, तो आप क्या कहेंगे फिर? ऑक्सीजन। अभी तक तो सिर्फ आपने सुना था, ऐसा तो नहीं सोच रहे आप लोग कि श्वसन तो सर हम फेफड़े से करते हैं, नाक से करते हैं, कोई सोच रहा है कि ऐसा? अगर सोच रहे हो तो आगे थोड़ा सा देर रखिए, हम मानव मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो सारी चीजें वहां पे बताएंगे हम आपको। रेस्पिरेशन भी ये यहाँ पर जो बताया गया है, मतलब ग्लूकोज के टूटने की क्रिया से बनने वाली ऊर्जा, मतलब ग्लूकोज क्या हुआ, ये ग्लूकोज डिफ्यूज हुआ, उसके बाद में एनर्जी का निर्माण हुआ जो कि एटीपी के रूप में होती है। उसी वजह से इस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के विखंडन की क्रियाविधि को क्या बोला जाता है, मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन।
क्लियर है यहाँ तक? तो रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? ऑक्सीसोम में। ये ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक इनर मेम्ब्रेन होती है उसके पृष्ठीय भाग में। पृष्ठीय भाग क्या होता है? ये उंगलीनुमा संरचना। यहां तक चीजें स्पष्ट है? इसको नोट कीजिए जल्दी से। और ग्लूकोज कैसे टूटता है उसका भी नहीं चलेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। अब इको होगा तो बता देना मुझे क्या जब नहीं होगा इको। एक फॉर्मूला आप नोट कर लेना यहाँ पर ग्लूकोज का, किस प्रकार से ग्लूकोज टूटता है आपका प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज कैसे टूटता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं आपका। 3 6 12 4। ये क्या आपका ग्लूकोज है? ठीक है। जब ये ग्लूकोज किसके संपर्क में आएगा आपका? ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, या फिर इस ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन क्या होगा? ग्लूकोज का जब ऑक्सीडाइजेशन होगा यानी कि O2, जब इसका ऑक्सीडाइजेशन होता है किसकी प्रेजेंस में? ये होता है आपका सनलाइट। सनलाइट होगी। सनलाइट के साथ में एक और क्या इसमें उत्प्रेरक या एक यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में एक और चीज काम करती है, उसका नाम आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश के साथ ग्लूकोज का जब ऑक्सीडाइजेशन होता है तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है? तो वो होता है आपका क्लोरोफिल। इसके बाद क्या बन जाएगा आपका? यहां पर आपका H2 प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस आपको करना है तो आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 6 लिखा। 6 2 यानी कि ऑक्सीजन या 12 से 18 हो गए। 18 जब हो रहे तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर 6 कर देते हैं और यहाँ पर भी 6 कर देते हैं। अब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो नीचे का कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है? एक सेकेंड दीजिए। हो रहा होगा नीचे भी आपको। ये क्वेश्चन आप पूरा नोट कर लीजिए। इसी को बोला जा रहा है ये श्वसन की क्रिया। अगर आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन सिंपल एक वर्ड लिख दिया। सर फॉर्मूला जो बताया है आपने 2 बार ये 2 बार बताना है। ठीक है, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ये मोनोसेकेराइड होता है। 6 6 C6H12O6। इसका ऑक्सीडाइजेशन जब ऑक्सीजन का योग होता है, ऐड होता है, जब भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसी इक्वेशन को बोला जाता है ऑक्सीडाइजेशन इक्वेशन या फिर ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान जब ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है तो यह क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और एक ग्लूकोज के टूटने पर ध्यान रखिएगा 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। एक ग्लूकोज का जब विघटन होता है या एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो कितनी एनर्जी होगी आपका? 38 एटीपी ऊर्जा। ये हम पढ़ेंगे जब एक साइकिल पढ़ेंगे, कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, या फिर एक आपका कोशिका चक्र भी होता है वो पढ़ेंगे, तब वहां पर समझ में आएगा आपको कि आपके एटीपी ऊर्जा कैसे बनेगी। इतना नोट कीजिए आप। और इसी को मैंने भी कहा था कि उमार क्वेश्चन आ जाए आपका कि रेस्पिरेशन क्या है, तो आप ये फॉर्मूला लिखकर भी आ जाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन पता है क्या होता है। और इतना बता दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में श्वसन की क्रियाएं पूर्ण होती हैं। इतना और मेंशन कर दीजिए और एक फॉर्मूला लिखकर आ जाइए। अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडाइजेशन को ही रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। कोई पूछ रहा है क्या? एक बार फिर कर देता हूं मैं, कोडिंग चल रहा है आपको।
बाकी सभी के लिए ब्रेक हो रही है वॉइस, जल्दी से बताना, ठीक है। और बाकी आपको नेटवर्क का इशू रहता होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए, ठीक है। माइक में कोई मूवमेंट भी नहीं, ओके, नहीं हो रही है, पता है पति का नेटवर्क इशू रहता है। चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क में रहिएगा, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, अब आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया किसी कैसा सेल ऑर्गन है? ड्यूअल मेम्ब्रेन, कल की क्लास में बता दिया था मैंने। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है किसका? प्लास्टिड, यानी कि लवक। ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होता है लवक, तो यहां पर मेंशन करेंगे लवक, जिससे प्लास्टिड इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। लवक या प्लास्टिड, देखिएगा, लवक जो होता है यह मेनली पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल, पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लियर हुआ? यह लवक कई सारे कार्य करता है। और लवक का पहले टाइप्स देख सकते हैं, कितने प्रकार का ये होता है। तो लवक के टाइप्स देखने के बाद इसकी संरचना भी हम देखेंगे, कैसे क्या संरचना होती है। हो सकता है मैं आपको स्क्रीन शेयर करके इसकी इमेज भी दिखा दूं, या फिर यहीं पर इमेज बना दूं, तो उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स में देखें, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। इंग्लिश में भी ये बोला जाता है, ठीक है, और हिंदी में भी। तो तीन नाम लिखे मैंने टाइप्स में। लवक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में अगर आपको सुनना है तो इसे कहा जाएगा क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक, इसे कहा जाएगा वर्णी लवक, और इसे कहा जाएगा अवर्णी लवक। तीन टाइप की आपके बात करें तो ये प्लेस्टिड होता है, तो प्लेस्टिड में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब इनको विभाजित किया तो इनका काम होता है, इनमें से जो क्लोरोप्लास्ट है और क्लोमोप्लास्ट है, इन दोनों का काम क्या है? कलर का, कलर को डिफाइन करना, यानी कि रंग का निर्धारण। रंग का निर्धारण का कार्य किसका है? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। यहां पर लिखा हुआ है अवर्णी। अवर्णी इसका मतलब ये कलर को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आपके कलर को किसी प्रकार से डिफाइन नहीं करता है, ये क्लियर होना चाहिए। तो करता क्या है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से भी यह दूर होता है, लेकिन उसके बावजूद ये खाद्य पदार्थों का जो फूड प्रोडक्ट होता है उसको कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों का संचयन, खाद्य पदार्थ के संचयन का कार्य कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो कोई भी फल आपने देखा होगा जो पीला है या लाल रंग का है, तो किसकी वजह से होगा? आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। तो इसका रंग, किस प्रकार का रंग निर्धारित करता है? लाल या पीला, रेड और येलो। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट यानी कि रंजक। इसमें भी रंजक होता है, उसमें भी रंजक होता है। मैंने सिर्फ कलर बताया है कि लाल और पीले रंग को डिफाइन करने का काम कर रहा है क्रोमोप्लास्ट। यह भी किस वजह से होता है? कोई एक पिगमेंट पाया जाता है इसमें, क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट का नाम देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल, ठीक है। एक क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट, क्या है? पिगमेंट, पिगमेंट यानी कि रंजक।
हिंदी वाले क्या लिखेंगे, रंजक। इस क्लोरोफिल की वजह से ही जो पादप के जो हरे भाग होते हैं वहां पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें एक रंजक उपस्थित होगा क्लोरोफिल, उस वजह से उसका रंग कैसा होगा, सरा, ग्रीन। क्लियर हुआ? तो अब कैसे याद करना है आपको, एक और इसका भी रंजक लिखा है क्लोरोप्लास्ट का भी, एक होता है जेंटोफिल, एक होता है कैलोटिन। यहां पर लिख रहा हूं मैं, एक होता है जेंटोफिल, एक होता है कैलोटिन। ठीक है? जो जेंटोफिल पिगमेंट होता है, जेंटोफिल पिगमेंट की वजह से इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला। जेंटोफिल की वजह से हो जाएगा पीला, और कैरोटीन की वजह से आप लाल रंग कर सकते हैं। बाकी ल्यूकोप्लास्ट में किसी भी प्रकार का इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसमें पिगमेंट नहीं पाए जाए। ठीक है? और पिगमेंट नहीं होता, इसी वजह से इसे क्या कहा जा रहा है, अवर्णीय, जो कलर को डिफाइन नहीं करेगा। और इसमें क्या कहा, इसका कार्य क्या रहेगा, वर्क रहेगा, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसका स्टोरेज। ठीक है? नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर इसकी संरचना देखेंगे। आगे बढ़े, आगे इसका डायग्राम बना देते हैं। ठीक है? और ये जो ध्यान रखना, टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किस वजह से होगा, वो लाइकोपीन की वजह से। टमाटर, बाकी अपने आगे भी पढ़ेंगे। टमाटर में जो लाल रंग होगा वो लाइकोपीन, लाइकोपीन रंग की वजह से होता है, पिगमेंट लाइकोपीन होता है। ठीक है? ये भी नोट कर लीजिए आप, लाइकोपीन। कैमरे में ब्लर दिख रहा है क्या आपको? एक सेकंड में इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है? इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, डायग्राम बनाएंगे, पूरा सारी चीज समझेंगे। ठीक है? जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम बनाया था, कैमेरा इसका भी डायग्राम। लिखने में जिनका स्पीड कम हो तो इसकी नोट लेके रखिएगा, और क्लास के तुरंत बाद, दो तीनों क्लास हो जाए उसके बाद प्रॉपर नोट बनाइएगा। और यकीन मानना, आप कहीं पे भी देख लीजिए, यूट्यूब में भी कितना भी देख लेना आप, आपको कंटेंट में तो कोई कमी नहीं रहती। ठीक है? कंटेंट काफी मिलेगा आपको, बस जितना बताया जाए उतना लिख के देखिएगा। हिंदी वालों को तो आपको मूड कर विश्वास करना पड़ेगा। डायग्राम बना लेते हैं इसका। मेरे साथ बनाइएगा डायग्राम। जैसे सर्कल बनाना है आपको, एक सर्कल के बाद इसके ऊपर एक और सर्कल बनाना है, एक और सर्कल बनाना है, ऐसे आप की मर्जी आपका सर्कल बनाएंगे ना, ऐसे पूरा कंप्लीट। जैसे एमआरसी बना देना है आपको। ठीक है? इसमें लिक्विड भरा है, 3 बड़े डॉट बना देता हूँ यहाँ पर मैं। इसका मतलब आप समझ जाएंगे ये क्या है, राइबोसोम। ठीक है? ये
आपका वलय के रूप में, वलय के रूप में ये आरएनए पाया जाता है। ठीक है, आरएनए डीएनए जो कि आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करता है, तो इसे आप क्या कहेंगे कि यह जो होता है आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करता है। ठीक है, वलय के रूप में सर मतलब एक सर्कल होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहां पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, एक सर्कल जो है सिंगल एक सर्कल, सिंगल एक सर्कल को क्या कहा जाएगा, सिंगल एक सर्कल की बात करें तो यह सिंगल एक सर्कल आपका जिसे आप कहेंगे ग्राना, क्या कहेंगे इसे, ग्राना। ये मैंने लिखा है यहाँ पर ग्राना। क्लियर हुआ? और या फिर इस पूरी संरचना को भी आप क्या बोल सकते हैं, इस पूरी संरचना को आप बोल दीजिए ग्राना है ये। और एक सर्कल की अगर बात करें तो ये एक सर्कल होता है थालाकोइड। ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैं बता दूंगा। इसलिए दोनों को मिलाकर ग्राना थालाकोइड कहा जाता है। सिंपल ऐसे प्रश्न आता है कि ग्राना थालाक्वाइड, ठीक है, ग्राना थालाक्वाइड इसकी संरचना में या किस सेल ऑर्गन में यह प्रेजेंट होता है। क्लियर हो रहा है? तो किस सेल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, तो आपको क्या बताना है, टेस्टिन। इतना ही क्वेश्चन अभी तक बना है, बाकी इसमें डिटेल में कोई क्वेश्चन गया नहीं है। चलिए मेंस में बात करें, मेंस में पूछ लिया ग्राना थालाक्वाइड क्या होता है, तो ग्राना थालाक्वाइड सर्कुलाकार चकत्ते के रूप में, सर्कुलाकार होता है चक्का, जैसे चक्का फेंक होता है ना, एक प्रतियोगिता होती है और चक्का फेंक होता है जिसको एकदम स्लो करते हैं, तो उसी चक्के के रूप में एक के ऊपर एक यह व्यवस्थित होते हैं। पूरी संरचना को ग्राना थालाक्वाइड कहा जाता है। इसके ऊपर छोटे छोटे बिंदु चिपके होते हैं। ये छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं, इनके ऊपर इसी छोटे छोटे बिंदु को क्या कहा जाता है, इनको रंजक कहा जाता है, पिगमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे बिंदु को पिगमेंट कहा जाएगा। और ये जो संरचना आपको दिख रही है तीन बिंदु रूपी संरचना, इसी को कहा जाता है राइबोसोम। इस राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, किस क्या काम होता है इसका, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, 10 मिनट के बाद इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण, ये देखिए राइबोसोम का काम क्या हो गया, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, अब इसके अंदर जो तरल पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, इस तरल पदार्थ को कहा जाता है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसी को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा। और की जैसे स्ट्रोमा क्या होगा आपका, जो कि आपका इसमें पाया जाएगा लवक में तरल पदार्थ या लिक्विड फॉर्म में। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, जिस भी सेल ऑर्गन में खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, उसको बोला जाता है जैसे कि आत्मनिर्भर, सुना है आपने, सेल्फ रिलायंस। तो ये क्या है, ये भी सेल्फ रिलायंस है, क्योंकि इसका अपना डीएनए है, इसका अपना राइबोसोम है, इसलिए इसे स्वायत्त कोशिका भी कहा जाता है या आत्मनिर्भर कोशिका, कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उस कोशिका को अर्ध स्वायत्त, कोशिकांग कहा जाता है। और अर्ध स्वायत्त को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सेमी इंडिपेंडेंस। ठीक है, सेल ऑर्गन के लिए। तो ये पॉइंट बीच में नोट कर लीजिए। और मैंने दो लेयर बना दिया, ये हो जाएगा आपका आउटर मेम्ब्रेन,
और ये हो जाएगी आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आंतरिक झिल्ली और बाह्य। इसीलिए तो दोनों झिल्लियां जब पाई जाती है तो इसको कहा जाता है दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई पूछो तो बता दीजिए, इंग्लिश हो हिंदी वाले हो चाहे हिंदी वाले, कोई भी हो तो बता दीजिए जल्दी से। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बता देना, अदरवाइज क्लास का समय कितना लिखा हुआ देख लीजिए आप लोग। यहाँ बताइए आपको कोई दिक्कत है आज, बाकी आप भी बताइए, दोनों पता में डालना है, ठीक है। बाकी और हाँ बताइए, आप लोगों को क्लियर है? बाकी लोगों को क्लियर होना ही चाहिए, ये होगा तो। बाकी लिखने वाला और भी जो है तो बता दीजिएगा मुझे। एक पॉइंट और नोट कर लेना, हमने लिखा था ना पर्णहरित क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है आपका, मैग्नीशियम। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लेना, जहां पर आपने लिखा था क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल पिगमेंट में एक तत्व पाया जाता है जिसे मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम तत्व किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है, जबकि लवक केवल आपका प्लांट सेल में ही मौजूद होता है। ठीक है, ये वो लिख लीजिएगा। बाकी कल से अपन एकल झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित कोशिकाओं को कंप्लीट करेंगे। तो कोशिका के ये सभी अंगों को कंप्लीट करने के साथ फिर हम जंतु कोशिका पादप कोशिका का डायग्राम बनाकर दोनों में अंतर कर लेंगे। उसके बाद में अगला चैप्टर आपका जो होगा वो होगा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को पढ़ने के उपरांत अगला ही टॉपिक इसके क्रम में होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये टॉपिक जैसे कवर होगा तो आपका तीसरा चौथा बिंदु सिलेबस का है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी को कोई इश्यू तो कमेंट कर दीजिएगा। और ये क्लास आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो निश्चित रहिएगा, रिवीजन आप वहां से कर सकते हैं। बाकी आपको लाइव सेशन के साथ तो जुड़ना ही होगा। जिस दिन आपने लाइव सेशन आना बंद कर दिया, अपलोड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं अपलोड तो करूंगा लेकिन वही पर्सन देख पाएगा जो लाइव ज्वाइन कर रहा होगा। यूट्यूब पर मुझे कोई ऐसा नहीं पैसा कमाना है, बाकी आप लोगों के लिए कि आप लोग इसे बाद में भी देख सकें। ठीक है, तो बाद में देख सकते जितने लाइव होंगे उन्हीं को मैं लिंक शेयर करूंगा, और लिंक शेयर करूंगा तो वही लोग इसको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी 10 मिनट के बाद फिर सब लिंक आपको भेजी जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।